गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो कोई मुझे बताएं कहां तक हम लोग देखे थे प्रीवियस क्लास में। प्रीवियस क्लास में हम लोग में भी देख रहे थे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, जिसमें मुझे लगता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर हो चुका था। आज हम लोग को देखना है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं बताने जा रहा हूं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अब यहाँ पे नाम से पता चल रहा है रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब होता है कि अगर रियल टाइम कहने का मतलब क्या कि कोई भी काम, कोई भी वर्क जो डेडलाइन फिक्स्ड है, जो टाइम स्लॉट दिया गया है, ठीक है, उस डेडलाइन में एनी हाउ एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसी को कहते हैं रियल टाइम। ठीक है, अगर मान लो कि 3 PM में मुझे क्लास ज्वाइन करना है एनी हाउ, तो मुझे 3 PM में मीटिंग स्टार्ट कर देना होगा। दैट इज कॉल्ड रियल टाइम। दैट इज कॉल्ड रियल टाइम। यानी किसी भी तरह का जॉब जो डेडलाइन फिक्स किया गया है उस डेडलाइन में एग्जीक्यूट होना चाहिए, यही काम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर, इट इज यूज्ड इन दैट एरिया वेयर रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी फास्ट। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को वहां पे यूज किया जाता है जहां पे रिस्पॉन्स टाइम वेरी फास्ट है, जहां पे रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही मतलब फास्ट होना चाहिए, और वो काम जो टाइम वहां पर डिसाइड किया गया है, जो टाइम वहां पे डेडलाइन फिक्स किया गया है, उस डेडलाइन में वो वर्क एग्जीक्यूट होना चाहिए। This operating system allows any task in fixed deadline। जो डेडलाइन फिक्स किया गया है उस डेडलाइन में आपका वर्क क्या होना चाहिए, परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। one is called hard real time and second is called soft real time। अब प्रश्न ये उठता है कि हार्ड रियल टाइम किसको कहोगे और सॉफ्ट रियल टाइम किसको कहोगे। हार्ड रियल टाइम कहने का मतलब क्या होता है और सॉफ्ट रियल टाइम कहने का मतलब क्या होता है। ठीक है, दोनों में रियल टाइम मैंडेटरी है, चाहे वो हार्ड रियल टाइम ओएस हो या सॉफ्ट रियल टाइम ओएस हो। वहां पे कोई भी वर्क एक गिवन जो डेडलाइन है उस डेडलाइन में एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेकिन हार्ड कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी वर्क जो टाइम डिसाइड किया गया है, जो डेडलाइन फिक्स किया गया है, उस डेडलाइन में अगर वो परफॉर्म नहीं होता है, उस डेडलाइन में अगर वो परफॉर्म नहीं होता है, तो वहां पर आपका एक क्रिटिकल सिचुएशन आ सकता है। क्रिटिकल सिचुएशन वहां पे अगर हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि सपोज, मैं पहले प्रीवियस क्लास में भी समझाया था कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे यूज करते हैं जहां पे रिस्पांस टाइम फास्ट होता है। जैसे फ्लाइट कंट्रोलिंग में प्लेन को किस डायरेक्शन में मूव करना है, वहां पे रिस्पांस टाइम हर चीज फास्ट होना चाहिए। मेडिकल लाइन में ऑपरेशन थिएटर में वहां पे जो भी मशीन्स लगे हुए हैं उनका रिस्पांस फास्ट होना चाहिए, यानी एक फिक्स टाइम में वो वर्क एनी हाउ परफॉर्म होना चाहिए, राइट। फिर मान लो कि न्यूक्लियर फील्ड में सैटेलाइट को लॉन्च करना है या कोई मिसाइल एक फायर करना है, तो वहां पर रिस्पांस टाइम वेरी फास्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर जो डेडलाइन में वर्क परफॉर्म नहीं होगा तो वहां पे एक क्रिटिकल टास्क आपका, ठीक है, वहां पे एक क्रिटिकल सिचुएशन हो सकता है, मेजर घटना वहां पे घट सकती है अगर वो वर्क आपको उस टाइम पे अगर वो परफॉर्म नहीं होता है तो। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ा जाए। इट इज ए टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ रियल टाइम सिस्टम
that permits the critical task can be performed on time. जो भी टास्क वहां पे परफॉर्म होता है वो समझो कि क्रिटिकल टास्क है, ठीक है। सच ए सिस्टम रिक्वायर्स टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट कहने का मतलब क्या? फिक्स्ड डेडलाइन, एक टाइम फिक्स होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन मेडिकल लाइन। मेडिकल लाइन में यूज होता है, जैसे मैंने ऑपरेशन थिएटर में बताया। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होता है, फ्लाइट कंट्रोल में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो कहीं पे बम ब्लास्ट जो होता है, ठीक है, वहां पे एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है। उस टाइम में वो एनी हाउ वो फायर होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो उसका कोई मतलब रह ही नहीं जाता है। तो मे भी आप समझ रहे होंगे कि ये तो आप जान गए कि रियल टाइम ओएस का मतलब है रियल टाइम पे कोई वर्क परफॉर्म होना जो डेडलाइन सेट किया गया है। और हार्ड रियल टाइम कहने का मतलब क्या? कि जो डेडलाइन फिक्स किया गया है उस डेडलाइन पे अगर वर्क परफॉर्म नहीं हुआ तो वहां पर मेजर इंसिडेंट हो सकता है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा घटना घट सकता है। फ्लाइट कंट्रोलिंग में ही अगर ऑन टाइम हर चीज का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फ्लाइट आपका क्रैश भी हो सकता है, ठीक है। और सॉफ्ट रियल टाइम ओएस कहने का मतलब नाम से ही पता चल रहा है सॉफ्ट। सॉफ्ट रियल टाइम में भी वर्क ऑन टाइम होना चाहिए, लेकिन अगर ऑन टाइम अगर वर्क परफॉर्म नहीं भी हुआ तो मेजर इंसिडेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर सपोज मुझे 3 PM में क्लास ज्वाइन करना है, 3 PM में मुझे क्लास ज्वाइन करना है, राइट। अगर मैंने टाइम डिसाइड किया है कि 3 PM में एनी हाउ क्लास ज्वाइन करेंगे तो होना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश 5 मिनट्स डिले हो गया तो 5 मिनट्स डिले हुआ तो आप केवल वेट करोगे, ऐसा तो नहीं कि मेजर इंसिडेंट हो गया वहां पे, ठीक है, कुछ क्रिटिकल सिचुएशन आ गया, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन वही ऑपरेशन थिएटर का एग्जांपल ले लो, अगर ऑन टाइम या सैटेलाइट को लॉन्च करना है, मिसाइल को फायर करना है, ऑपरेशन थिएटर में रिस्पांस चाहिए, अगर वहां ऑन टाइम नहीं होता है तब तो वहां पे प्रॉब्लम रेज होगा। फिर सॉफ्ट रियल टाइम में आप सीडी या डीवीडी लगाते हो, अपने सिस्टम में सीडी और डीवीडी रीड करते हो, तो सीडी और डीवीडी जब आप रीड करते हैं तो वहां पर भी रिस्पॉन्स आपको चाहिए, फास्ट होना चाहिए, ऑन टाइम होना चाहिए। लेकिन अगर 1 मिनट के बाद ही डिले, मतलब 1 मिनट डिले भी हो गया रीड करने में डेटा को, तो क्या प्रॉब्लम होगा? कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हो, मोबाइल में गेम खेल रहे हो, अगर आप मोबाइल में गेम खेल रहे हो, अगर वहां पे भी कोई भी वर्क आपका ऑन टाइम परफॉर्म होना चाहिए, ऑन टाइम। अगर नहीं होता है ऑन टाइम तो जो भी आप गेम प्ले कर रहे हैं या खेल रहे हैं, ठीक है, अगर ऑन टाइम रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो गेम खेलने में आपको कोई मतलब आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सॉफ्ट का मतलब यहां पर यही है, वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ रियल टाइम सिस्टम एनी टास्क कैन बी परफॉर्म विद इन फिक्स टाइम। यहां पर भी फिक्स टाइम में वर्क परफॉर्म होना चाहिए, बट इन दिस केस एनी वर्क डज नॉट परफॉर्म विद इन फिक्स टाइम। अगर कोई टास्क जो टाइम स्लॉट दिया गया है अगर उस टाइम में अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है देन सिस्टम इज नॉट डैमेज, आपका जो सिस्टम है वो डैमेज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल में यहाँ पर दिया हुआ है कॉम्पैक्ट डिस्क, मैंने जो सीडी डीवीडी रीड करने का बाद मैंने जो बताया, ठीक है, क्लियर। रियल टाइम में और कोई कुछ पूछना चाहते हैं या कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। रियल टाइम ओएस से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। कैमरा ऑन करो, स्विच ऑन योर कैमरा। बोलो हिमांशु। सर हार्ड रियल टाइम फिर से बता दीजिएगा। वेरी गुड। हार्ड रियल टाइम में मैंने बताया कि रियल टाइम ओएस
जो रियल टाइम जो ओएस है, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी वर्क ऑन टाइम होना चाहिए। ठीक है, रियल टाइम का मतलब यही होता है। तो इसको दो तरह का मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वहीं पे यूज करना है जहां पे टाइम को इंपॉर्टेंस देना है, जहां पे रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, वेरी फास्ट होना चाहिए, क्विकली रिस्पॉन्स आपको चाहिए। किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए क्विकली रिस्पॉन्स होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई डिले नहीं होना चाहिए। वहां पे रियल टाइम ओएस को यूज किया जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि रियल टाइम ओएस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक हार्ड रियल टाइम, एक सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम का मतलब समझ रहे हो, हार्ड, और एक सॉफ्ट। हार्ड रियल टाइम कहने का मतलब कि जो टाइम दिया गया है उस टाइम में एनी हाउ वो वर्क परफॉर्म होना चाहिए। अगर वो वर्क परफॉर्म नहीं होता है उस टाइम में तो आपका बहुत भयानक घटना, दुर्घटना घट सकती है, मेजर इंसिडेंट हो सकता है। जैसे फ्लाइट कंट्रोलिंग में अगर वहां पे आपको रिस्पॉन्स टाइम अगर फास्ट नहीं होगा तो फ्लाइट आपका क्रैश भी कर सकता है। ऑपरेशन थिएटर में अगर मशीन प्रॉपरली ऑन टाइम अगर रिस्पॉन्स नहीं करता है तो वहां पर भी दुर्घटना घट सकती है, इसलिए इसको हार्ड बोला गया। और सॉफ्ट कहने का मतलब कि जो टाइम दिया गया है उस टाइम में अगर वर्क परफॉर्म नहीं होता है तो कोई मेजर इंसिडेंट नहीं होगा, वहां पे कोई भयानक दुर्घटना वहां पे नहीं घट सकती है। ठीक है, यही कहलाता है आपका हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है, आप अपने नोट्स में उसी नोट्स को लिखेंगे, उसी पॉइंट को लिखेंगे जो क्लास में डिस्कस हो गया है। ठीक है, नहीं तो फिर लिखने नोट्स बनाने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब यहां पर देखो टाइम शेयरिंग ओएस है, टाइम शेयरिंग ओएस और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैं बताना चाहता हूं, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीका से समझने का कोशिश कर दो, ध्यान से सुनना। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पहले समझते हैं, तब हम समझते हैं टाइम शेयरिंग। पहले क्या समझ लेते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा प्रोसेस अवेलेबल है, हमारे पास बहुत सारा जॉब, जॉब कहने का मतलब वर्क्स, टास्क, ठीक है, प्रोसेस। हमारे पास बहुत सारा जॉब है, हमारे पास बहुत सारा प्रोसेस है, हमारे पास बहुत सारा टास्क है। ठीक है, और उस टास्क को एग्जीक्यूट कराना है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग कहता है कि हमारे पास बहुत सारा प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं और सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। तो मेन मेमोरी में तो बहुत सारा प्रोसेस एक साथ लोड हो जाएगा, मेन मेमोरी में, रैम में। ठीक है, यानी कोई भी टास्क या प्रोसेस जो होगा वो सबसे पहले आपका सेकेंडरी मेमोरी में होगा। कहां होगा, हार्ड डिस्क में। अब हार्ड डिस्क से अगर आपको 10 प्रोसेस है, नंबर ऑफ 10 प्रोसेस है, तो 10 प्रोसेस एक साथ आपका मेन मेमोरी में लोड होगा, राइट। लेकिन सभी प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मेन मेमोरी में लोड हुआ है, एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है, 10 प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है, वहां पे उसका मेमोरी का एलोकेशन हो चुका है। लेकिन कोई भी प्रोसेस सीपीयू के पास एट ए टाइम एक ही प्रोसेस जाएगा, कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू के पास एट ए टाइम एक ही जाएगा। ठीक है, और बाकी प्रोसेस क्या करेंगे, वेटिंग मोड में रहेंगे। बाकी प्रोसेस क्या रहेंगे, वेटिंग मोड में रहेंगे। उसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें वो अलाउ करता है मोर देन वन प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए। मेन मेमोरी में एक साथ मल्टीपल प्रोसेस जाएंगे, लेकिन एक एक करके वो सीपीयू के पास जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए, और एक एक करके वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। आपके सिस्टम पे आपका मोबाइल या टैबलेट, ठीक है, जो टैब है, या लैपटॉप या सिस्टम, वो मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में वर्क करता है।
मल्टीपल प्रोसेस एक साथ रैम में चला गया है मेन मेमोरी में, लेकिन सीपीयू को यूज करेगा एट ए टाइम एक ही, और जब तक वो सीपीयू को यूज नहीं करेगा तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। जैसे यहां जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर जाएगा तभी दूसरे प्रोसेस को चांस मिलेगा। अगर मान लो कि 10 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4, P5, 10 प्रोसेस आपका मेन मेमोरी में है। P1 सबसे पहले सीपीयू के पास चला गया, तो जब तक वो कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं कर जाता है तब तक दूसरे प्रोसेस को चांस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी प्रोसेस वहां पर क्या रहेंगे, वेटिंग मोड में रहेंगे। दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग, दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं। आप ऑफलाइन क्लास में हो, राइट, मान लो कि ऑफलाइन क्लास में आए हो आप लोग, और मैंने बोर्ड पे 4 प्रोग्राम दिया बनाने के लिए, आपको 4 असाइनमेंट दिया, 4 क्वेश्चन दिया। आप सभी लोग के पास नंबर ऑफ प्रोसेस कितना है, 4 है, ठीक है। और आप सभी लोग उस प्रॉब्लम को सोल्व करने लगे, अपने कॉपी पे बनाने लगे, राइट। अब मेरा टास्क क्या है, सभी स्टूडेंट के कॉपी को चेक करना। ध्यान से सुनना, मेरा टास्क है सभी स्टूडेंट के कॉपी को चेक करना। मैंने डिसाइड कर लिया कि सबसे पहले मैं रोल नंबर वाइज कॉपी को चेक करूंगा। सबसे पहले उस स्टूडेंट के पास जाऊंगा जिसका रोल नंबर 1 है। मैंने रोल नंबर 1 के पास गया, उसका कॉपी चेक किया। अब मैं रोल नंबर 2 के पास तभी जाऊंगा जब तक उसका सारा असाइनमेंट हम चेक नहीं कर लेते हैं। चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब तक हम चेक नहीं कर लेते हैं तब तक दूसरे स्टूडेंट के पास नहीं जाएंगे। फिर दूसरे स्टूडेंट के पास आए, दूसरा स्टूडेंट का जब तक सारा क्वेश्चन मैं नहीं देख लूं तब तक हम थर्ड स्टूडेंट के पास नहीं जाएंगे। दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग, दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। लेकिन वहां पर एक टाइम स्लॉट दिया हुआ है, 1 आवर का क्लास है, और अगर मुझे लगता है कि 1 आवर में सभी का हम कॉपी चेक कर लेंगे, सभी स्टूडेंट का, तो ऐसा हम डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। 1 बाय 1 हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन हो रहा है। लेकिन आप लोग क्लास आपका क्या है, मेन मेमोरी है, और मेन मेमोरी में तो सभी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सभी का कॉपी मुझे चेक करना है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग, दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। और मल्टी प्रोग्रामिंग का ही एक पार्ट जानते हो क्या होता है, टाइम शेयरिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का ही एक पार्ट क्या होता है, टाइम शेयरिंग, जिसमें टाइम, नाम से ही पता चलता है, जिसमें टाइम का शेयरिंग करेंगे हम लोग। जो टाइम डिसाइड किया गया है उस टाइम को हम शेयर करेंगे। हमारे पास मल्टीपल टास्क अवेलेबल है, राइट, हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस अवेलेबल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम हम सभी प्रोसेस को टाइम देंगे, सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। जैसे एग्जांपल से ही समझो, क्लास वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, मैंने 1 मिनट अभी मुझे समझा लेने दो दिलीप कुमार, उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगा। पहले समझा लेता हूं कंप्लीट, तब अगर आपके पास कोई डाउट्स होगा तो मैं उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। पहले समझा लेने दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। तो टाइम शेयरिंग मैंने बताया कि ये भी मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में ही वर्क करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है। लेकिन टाइम शेयरिंग में क्या है कि एक फिक्स टाइम दिया गया है, उसी फिक्स टाइम पे सभी प्रोसेस को आपको एग्जीक्यूट कराना है और उस टाइम को शेयर करना है। जैसे स्टूडेंट वाला ही, क्लास वाला ही मैं एग्जांपल लेता हूं। अब मेरे पास 1 आवर का समय है और 50 स्टूडेंट्स हमारे क्लास में अवेलेबल है। नंबर ऑफ प्रोसेस क्या है, ज्यादा है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे क्या है, ज्यादा है। अगर हम एक एक करके अगर कॉपी चेक करना हम स्टार्ट किए तो हो सकता है कि 1 आवर जो समय दिया गया है वो
15 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट का कॉपी चेक करते करते, जैसे मैंने कैसे 4 क्वेश्चन का एग्जांपल दिया था, मैंने बोला था ना कि रोल नंबर 1 को कंप्लीट करने के बाद हम रोल नंबर 2 पे आएंगे, रोल नंबर 2 का सारा क्वेश्चन चेक कर लेंगे, तब हम रोल नंबर 3 पे आएंगे। लेकिन क्या हुआ कि इस केस में हम 15 या 20 स्टूडेंट का ही कॉपी चेक किए और टाइम हमारे पास समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसको और अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए, इसको और अच्छे तरह से प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए, प्रोसेस को शेड्यूल कराने के लिए एक और उपाय आया। क्या उपाय आया? मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने जो 4 क्वेश्चन दिया है, हर स्टूडेंट का 2-2 क्वेश्चन हम देखेंगे। हर स्टूडेंट का मैं 2-2 क्वेश्चन देखूंगा। बात को समझो, मैंने रोल नंबर 1 के पास गया, मैंने 2 क्वेश्चन उसका चेक कर लिया। क्विकली हम रोल नंबर 2 के पास आए, इसका भी 2 क्वेश्चन चेक कर लिया। अब 2-2 क्वेश्चन हमारे पास जितने भी प्रोसेस थे, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट का मैंने 2-2 क्वेश्चन देख लिया। अगर हमारे पास टाइम है तो फिर से हम प्रोसेस को क्या करेंगे? शेड्यूल करेंगे। फिर रोल नंबर 1 के पास जाएंगे, फिर रोल नंबर का 2 क्वेश्चन देखेंगे, फिर रोल नंबर 2 के पास आएंगे, उसका 2 क्वेश्चन देखेंगे। तो अब आपसे क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स टाइम बेटर किसका हुआ? टाइम शेयरिंग का रिस्पॉन्स टाइम बेटर हुआ कि मल्टी प्रोग्रामिंग का? हैंड रेज करें, कौन बताएंगे? रिस्पॉन्स टाइम किसका बेटर हुआ? टाइम शेयरिंग का बेटर हुआ या मल्टी प्रोग्रामिंग का बेटर हुआ? जो स्टूडेंट हैंड रेज करेंगे उन्हीं से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। यानी 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हैंड रेज किए हैं, जो मुझे आंसर बता सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले पूछ लेता हूं मनीष से। बताओ मनीष। सर टाइम शेयरिंग का। वेरी गुड, टाइम शेयरिंग का यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम क्या हुआ? बेटर हुआ, क्योंकि सभी स्टूडेंट को रिस्पॉन्स मिल गया। और अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग में जाते, ध्यान दो, मल्टी प्रोग्रामिंग में अगर जाते हम, तो मैंने तो वहां डिसाइड कर लिया है कि जब तक एक स्टूडेंट का सारा असाइनमेंट सोल्व न कर ले, मैं चेक न कर लूं, तब तक मैं दूसरे स्टूडेंट के पास नहीं जाऊंगा। तब तो वहां पे रिस्पॉन्स टाइम आपका क्या है? कम है, बेटर नहीं है। तो अब तुम कहोगे कि सर हमारे सिस्टम में कौन सा इन्वायरमेंट काम करता है प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए? तो मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का ही एक पार्ट क्या है? टाइम शेयरिंग। जब मैं आपको प्रोसेस मैनेजमेंट चैप्टर में ले जाऊंगा, तो प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस है, और नंबर ऑफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक हम शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल कहने का मतलब एक रूटीन बनाएंगे, ठीक है। किस शेड्यूल में नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, वो चीज हम लोग को पढ़ना है प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? The main objective of multi-programming is to provide 100% CPU utilization। 100% हमारा CPU यूटिलाइजेशन होना चाहिए। यानी CPU हमारे पास किसी भी समय में, CPU के पास, ठीक है, किसी भी समय में CPU के पास प्रोसेस ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए। 100% CPU यूटिलाइजेशन। 100% CPU यूटिलाइजेशन का मतलब समझो, अगर हमारे पास 10 प्रोसेस है, ठीक है, और एक प्रोसेस CPU के पास गया है, राइट, तो वो प्रोसेस जब तक कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक तो सारे प्रोसेस वेटिंग मोड में रहेंगे, और जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा P1, तो फिर दूसरे प्रोसेस को CPU के पास भेज दिया जाएगा। तो हमारे पास मेन मेमोरी में जितने प्रोसेस अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, अगर मेन मेमोरी में अगर प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो CPU हमारा क्या हो जाएगा? उसके पास तो प्रोसेस रहेगा ही नहीं, तो CPU का 100% यूटिलाइजेशन कैसे होगा? तो मल्टी प्रोग्रामिंग को अच्छे ढंग से, ठीक है, यानी नंबर ऑफ प्रोसेस को अच्छे ढंग से मैनेज करने के लिए ही मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट लाया गया है।
और इसको आपके दिमाग में चल रहा होगा कि नंबर ऑफ प्रोसेस अगर हमारे पास हैं तो प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट करेगा। तो जानते हो मल्टी प्रोग्रामिंग को मैनेज करने के लिए हमारे पास बहुत सारा प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, बहुत सारा प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो आप प्रोसेस मैनेजमेंट में पढ़ोगे। ठीक है, जैसे तुम राउंड रॉबिन यूज करोगे, FCFS यूज करोगे, SJF यूज करोगे, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करोगे, SRTF यूज करोगे, बहुत सारा प्रोसेस शेड्यूलिंग है। और आपको वहीं पे देखना होगा कि राउंड रॉबिन के थ्रू कैसे नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, FCFS के थ्रू कैसे प्रोसेस का शेड्यूलिंग होता है, SJF के थ्रू प्रोसेस का कैसे शेड्यूलिंग होता है, राइट। ठीक है, तो अब आप किसी को समझा सकते हैं व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग, व्हाट इज टाइम शेयरिंग। नाम से पता चल रहा है टाइम शेयरिंग में कि वहां जो भी स्लॉट है वो टाइम सभी प्रोसेस के लिए दिया जाएगा। जो टाइम स्पेसिफाई किया गया है, अगर 1 आवर मुझे बोला गया है पढ़ाने के लिए, तो मैं चाहूंगा कि 1 आवर में सभी स्टूडेंट का असाइनमेंट मैं चेक कर लूं, दैट इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग। और मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या हो गया कि जो भी मुझे 1 आवर मिला है, अब जिस स्टूडेंट के पास गया, ठीक है, जिस प्रोसेस के पास मैंने पहुंचा, उसका कंप्लीट असाइनमेंट चेक करने के बाद ही हम दूसरे प्रोसेस को चांस देंगे। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का रिस्पॉन्स टाइम कम है, ठीक है, और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होता है, राइट। हाँ बोलो सिकंदर। Yes, sir. Good evening, sir. Good afternoon, sir. बोलिए। Yes, sir. Is there any difference between multi sharing and multi tasking? मल्टीटास्किंग में होता है कि वो तो मल्टीटास्किंग में तुम्हारा क्या हो गया, मल्टीटास्किंग में मल्टीपल टास्क क्या होता है, एक साथ एग्जीक्यूट करेगा। जहां मल्टी प्रोग्राम, एक मिनट, एक यूनी प्रोग्रामिंग होता है, एक मल्टी प्रोग्रामिंग होता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल टास्क तो आपका एक साथ एग्जीक्यूट करेगा, वहां पर तुम देख रहे हो। ठीक है, अब मल्टीटास्किंग है तो मल्टीटास्किंग में भी मैंने क्या बोला था, मल्टीटास्किंग भी मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर ही आएगा। वहां पर एट ए टाइम मल्टीपल टास्क आपका क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, अब डिफरेंस कहां पर होता है, एक मल्टी प्रोसेसिंग होता है, एक मल्टी प्रोसेसिंग होता है और एक मल्टी प्रोग्रामिंग होता है। मल्टी प्रोसेसिंग में जानते हो क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग में, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर यूज किए जाते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग में मल्टीपल प्रोसेसर यूज किए जाते हैं। और वहां पे अभी मैंने क्या बोला, मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में क्या होगा कि मेन मेमोरी में आपके पास 10 प्रोसेस है और कोई भी प्रोसेस एट ए टाइम तो सीपीयू के पास एक ही जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ही सीपीयू है, एक ही प्रोसेसर है। और यही अगर मल्टी प्रोसेसिंग रहेगा, अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर हैं, मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हमारा मोर देन वन प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेसर पे क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग, दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग। आई बात समझ में? सर सीपीयू के अंदर यदि एक कोर रहता है, एक से अधिक कोर रहता है, तो वो भी तो मल्टी प्रोसेसिंग बोल सकते हैं। नहीं नहीं एक से ज्यादा, सॉरी, आपके पास तो आपके सिस्टम में अगर आपको आपका लैपटॉप है तो हम वहां पर क्या बोलेंगे, वहां पर क्या बोलेंगे, क्या मल्टी प्रोसेसिंग बोलेंगे? नहीं, मल्टी प्रोसेसिंग कहने का मतलब मल्टीपल प्रोसेसर, मोर देन वन प्रोसेसर अगर आपके पास अगर अवेलेबल है, ठीक है, तो ही वहां पे वो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा। हाँ बोलो हिमांशु। सर बोल रहे थे कि सर टाइम शेयरिंग में भी
जो प्रोसेस होगा वो रैम में होगा के समय? वो तो सभी में होगा, वो तो सभी में होगा। बस टाइम शेयरिंग में क्या होगा, देखो टाइम शेयरिंग में क्या होगा कि मेन मेमोरी में जितने भी प्रोसेस हैं, मान लो कि मेन मेमोरी में 20 प्रोसेस है, तो इसमें क्या होगा कि P1 प्रोसेस को मेन मेमोरी सीपीयू के पास भेजा जाएगा। ध्यान से समझना, सीपीयू के पास भेजा जाएगा और उस P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर 10 सेकेंड चाहिए, वो P1 तभी कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा जब सीपीयू के पास 10 सेकेंड तक रहेगा। लेकिन शेड्यूलर ने डिसाइड किया है कि नहीं, हम किसी भी प्रोसेस को सीपीयू के पास मैक्सिमम 5 सेकेंड तक ही रहने देंगे, 5 सेकेंड तक ही रहने देंगे और 5 सेकेंड के बाद उसको वहां से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और दूसरे प्रोसेस को क्या कर देंगे, शेड्यूल कर देंगे, तभी ना टाइम शेयरिंग होगा। बात को समझो, टाइम शेयरिंग में क्या होगा कि पहले से एक टाइम स्लॉट अवेलेबल है कि कोई भी प्रोसेस सीपीयू के पास मैक्सिमम 5 ही सेकेंड तक रहेगा और एक प्रोसेस है जिसको कंप्लीट एग्जीक्यूट करने के लिए 12 सेकेंड चाहिए। तो क्या एक समय में वो प्रोसेस सीपीयू के पास क्या 12 सेकेंड तक रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम 5 ही सेकेंड तक रहेगा। 5 सेकेंड के बाद उसको रिमूव कर दिया जाएगा प्रोसेस को और शेड्यूलर क्या करेगा, दूसरे प्रोसेस को शेड्यूल करेगा, चांस देगा और उसको क्या कर देगा, रिमूव करेगा, वेटिंग मोड में डाल देगा, फिर दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। अगर उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम अगर 4 ही सेकेंड है तो मैक्सिमम तो तुम 5 सेकेंड तक रहोगे ना सीपीयू के पास, तो उसका 4 ही सेकेंड है तो कंप्लीट एग्जीक्यूट करके क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और फिर थर्ड प्रोसेस है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम 8 सेकेंड है, वो 8 सेकेंड सीपीयू के पास रहना चाहिए उसको कंप्लीट एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो 5 ही सेकेंड तक रहेगा, फिर उसको शेड्यूलर क्या कर देगा, रिमूव कर लेगा। दैट इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग। समझे हिमांशु कुमार? बोलो। यस सर। अब कुछ प्रकाश पूछ रहा है, प्रकाश बोलो। सर मेरा सवाल है कि which type of OS CPU utilization is 100%? मल्टी प्रोग्रामिंग। ओके, और टाइम शेयरिंग में 100% तो नहीं मैंने हो क्या सकता? बोला था कि टाइम शेयरिंग भी किसका पार्ट है, मल्टी प्रोग्रामिंग का ही। ओके सर, उसी का पार्ट है। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला है, 2-3 बार रिपीट किया है, हाँ, उसी का बोला पार्ट है बोला है, ये कंफर्म है सर, बट सीपीयू का यूटिलाइजेशन 100% मल्टी प्रोग्रामिंग होता है। हाँ बिल्कुल, यही सवाल था। ठीक है। रजनीश बोलो। रजनीश ये बोल रहे थे सर, अगर टाइम शेयरिंग में अगर 5 सेकंड में कोई भी प्रोसेस मतलब 5 सेकंड के बाद टर्मिनेट हो जाता है, तो इसमें अगर कोई प्रोसेस अगर 10 सेकंड या उससे ज्यादा टाइम ले रहा है तो इसमें प्रोसेस तो कंप्लीट नहीं होगा सर। नहीं तो इसीलिए उसको क्या फिर रिमूव करके हम कहाँ भेज देंगे, रेडी स्टेट में भेज देंगे। उसको हम टर्मिनेट बाहर थोड़ी कर दे रहे हैं, रिमूव करके दूसरे प्रोसेस को क्या दे रहे हैं, चांस दे रहे हैं। फिर सभी प्रोसेस को जब 5-5 सेकेंड तक मिल जाएगा चांस, तो फिर से उस प्रोसेस को जिसका बचा हुआ समय है, फिर से उस प्रोसेस को सीपीयू के पास क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे। और जिस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम 5 ही सेकेंड है तो कंप्लीट एग्जीक्यूट करके क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? यस। सुधांशु अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं है तो हैंड को डाउन कर लीजिए। हैंड रेज किए हुए इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन पूछना है। मैंने बोला सुधांशु, सुधांशु कोई क्वेश्चन है, पूछो। अनम्यूट कीजिए, मैंने परमिशन दिया है। हिमांशु अभी आपके पास कोई क्वेश्चन है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, अनम्यूट किए, बोलो। सर मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग और ये मल्टीटास्किंग में अंतर बता दीजिए ना सर।
देखो मैंने तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिंगल प्रोसेसर यूज करेगा, ठीक है। यस सर। और मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होगा, मल्टीपल प्रोसेसर होगा, मोर देन वन प्रोसेसर होगा ना। मैंने आपको समझाया कि 10 प्रोसेस है, ध्यान से सुनना, 10 प्रोसेस है हमारे पास, और मल्टी प्रोग्रामिंग में 10 प्रोसेस तुम्हारा मेन मेमोरी के पास आ गया, चाहे वो मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट हो या मल्टी प्रोसेसिंग हो। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में आपने क्या यूज किया है, सिंगल प्रोसेसर यूज किया है। तो कोई भी प्रोसेस सीपीयू के पास एट ए टाइम एक ही ना जाएगा। तुम अनम्यूट मत करो, मैं अनम्यूट कर दिया है तो अनम्यूट रखो। यस सर। ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग में सिंगल प्रोसेसर जब तुम यूज करोगे और हमारे पास रैम में एक साथ 10 या 15 प्रोसेस आ गया है, अब उस जब तक Yes, वो sir. सीपीयू के पास नहीं जाएगा तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नहीं अगर होगा। हमारे पास एक ही प्रोसेसर है तो वो प्रोसेस आपका एक ही प्रोसेसर के पास जाएगा। अगर वही तुम Yes, sir. मल्टी प्रोसेसर यूज कर रहे हो, मल्टी प्रोसेसर में मल्टीपल प्रोसेसिंग होता है। अगर मल्टी प्रोग्रामिंग में ही तुम क्या यूज कर रहे हो, मल्टीपल प्रोसेसर यूज कर रहे हो, तो वहां पे मोर देन वन प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेसर पर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करेगा। यस सर। यही तो है डिफरेंस, और कुछ नहीं। वहां सिंगल प्रोसेसर, यहाँ मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब ही होता है मल्टीपल प्रोसेसर। सर और ये मल्टीटास्किंग एक मल्टीटास्किंग तो अलग हो गया, वो तो सिंगल टास्किंग एट ए टाइम एक ही वर्क, मेन मेमोरी में एट ए टाइम जब एक ही वर्क जाए। अभी तक आपने देखा मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या चाहिए, मल्टीटास्किंग होना चाहिए। मेन मेमोरी में एट ए टाइम मोर देन वन मेन मेमोरी में ना प्रोसेस जा रहा है। यस सर। लेकिन याद करो सिंगल टास्किंग मैंने क्या बोला था कि मेन मेमोरी में एट ए टाइम कोई एक ही टास्क जाएगा, एट ए टाइम कोई एक ही वर्क परफॉर्म होगा। लेकिन मल्टीटास्किंग में क्या होता है, मोर देन वन टास्क एक साथ मेन मेमोरी में जाता है, मल्टीपल टास्क एक साथ देखते हो ना। मैंने बताया था ना कि आप कभी गाना भी सुन रहे हो, चैटिंग भी कर रहे हो, तो मेन मेमोरी में आप मोर देन वन प्रोसेस जा रहा है। यस सर। मेन मेमोरी में एक प्रोसेस को जाना हम क्या कहेंगे, सिंगल टास्किंग। यस सर। सिंगल टास्क। मल्टीटास्किंग में क्या होगा, मेन मेमोरी में मल्टीपल प्रोसेस को जाना क्या कहलाएगा, मल्टीटास्किंग। और मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेस तो जाएगा ही, ठीक है, मेन मेमोरी में। जहां मल्टी प्रोग्रामिंग होगा वहां मल्टीटास्किंग होगा ही। यस सर। और वहां नंबर ऑफ प्रोसेस जब चला गया मेन में, तो मल्टी प्रोग्रामिंग में सिंगल प्रोसेसर के साथ एक एक करके आपका प्रोसेस क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा, सीपीयू को यूज करेगा। अगर मल्टी प्रोग्रामिंग में ही तुम्हारा मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है, तो आपका जो भी मेन मेमोरी में नंबर ऑफ प्रोसेस है, डिफरेंट प्रोसेसर पे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। यस सर। क्लियर। यस सर। सुधांशु तुम्हारा भी क्वेश्चन है, तुम अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब है आपका लास्ट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो देखो पहले क्या आया था, मैं बताना चाहता हूं। पहले आया था सीरियल प्रोसेसिंग, सीरियल प्रोसेसिंग के बाद आया बैच प्रोसेसिंग, और बैच प्रोसेसिंग के बाद आया मल्टी प्रोसेसिंग, समझना, ठीक है। पहले आया सीरियल प्रोसेसिंग, फिर आया बैच प्रोसेसिंग, और फिर आया मल्टी प्रोसेसिंग। तो सीरियल प्रोसेसिंग नाम से ही तुमको पता चल रहा है कि एट ए टाइम कोई भी प्रोसेस मेन मेमोरी में एट ए टाइम एक ही बार जाएगा, दैट इज कॉल्ड सीरियल प्रोसेसिंग, यानी सिंगल टास्किंग, राइट। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता था कि जितने भी जॉब्स आपके पास होते थे, जितने भी आपके पास टास्क होता था, उसको बैच वाइज डिवाइड कर लिया जाता था। अभी आप बीसीए के मान लो कि 3 बैच है, B1 B2 B3। सभी तो स्टूडेंट आप ही के बैच के हैं, आप ही के सेशन का है। जैसे ब्रिज बैच चला, ब्रिज 1 ब्रिज 2 ब्रिज 3 ब्रिज 4, इस तरह से
हर ब्रिज में बच्चे हैं, ठीक है। उसको स्टार्टिंग में बैच वाइज डिवाइड कर लिया गया, ब्रिज वाइज, बैच 1, बैच 2, बैच 3। कोई बच्चे ब्रिज 1 के होंगे, कोई बच्चे ब्रिज 2 के होंगे। तो हम नंबर ऑफ प्रोसेस को बैच वाइज क्या कर दिया गया, क्लासिफाई कर लिए, और उसका बैच वाइज उसका एग्जीक्यूशन होगा, बैच वाइज उसका क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन एट ए टाइम कोई एक ही बैच एग्जीक्यूट करेगा, एट ए टाइम कोई एक ही बैच एग्जीक्यूट करेगा। और मल्टी प्रोसेसिंग जो एडवांस है, मल्टीपल जॉब्स, जितने भी प्रोसेस मेन मेमोरी में आया है वो सारे के सारे एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर हो। जब हमारे पास मोर देन 1 प्रोसेसर है, तो हमारे रैम में अगर 100 प्रोसेस आ गया है तो सभी प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो आज के डेट में न सीरियल प्रोसेसिंग यूज होता है, न बैच प्रोसेसिंग यूज होता है। आज के डेट में मल्टी प्रोसेसिंग यूज होता है, जो मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, इन दिस ओएस ऑल प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड बैच वाइज। बैच क्या है, बैच कलेक्शन है। ए बैच इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोसेस, ए बैच इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोसेस। मोर देन 1 प्रोसेस का क्या है, कलेक्शन है, ठीक है। जैसे जितने भी एडमिशन हुए आपके कॉलेज में, तो सभी बच्चों को बैच को ब्रिज में डिवाइड किया गया, ब्रिज 1, ब्रिज 2, ब्रिज 3, ब्रिज 4। तो मान लो कि आप लोग क्या हो गए, प्रोसेस हो गए, और सभी प्रोसेस को मैंने बैच वाइज क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, और उसका बैच वाइज क्लास स्टार्ट होगा, शेड्यूल बनेगा। दिस सिस्टम स्टार्ट द एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू बैच मॉनिटर। आपके बैच में एक बैच मॉनिटर है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, जो आपके पूरे बैच को मॉनिटरिंग करेगा, ठीक है। बैच को मॉनिटरिंग करने का मतलब आप ऑलरेडी समझ रहे हैं, ठीक है। ये बैच मॉनिटर इज ए प्रोग्राम विच कोऑर्डिनेट ऑल बैचेज इन द क्यू। बैच मॉनिटर का वर्क होता है कि हर बैच का अपना एक बैच मॉनिटर है, जो क्यू में, क्यू कहने का मतलब क्या, लाइन, कतार, उस कतार में जितने भी बैचेज हैं, ठीक है, सभी बैच के जो बैच मॉनिटर हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। तो आज के डेट में अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं होता है, ये सब पुराना है। अब देखो तो बैच 1 P1 P2 P3 का एक बैच बना लिया गया, P1 P2 P3 प्रोसेस है, एक बना लिया गया P4 P5 P6, और एक क्यू है तुम्हारा। क्यू कहने का मतलब कतार, फीफो ऑर्डर। क्यू कहने का मतलब क्या, फीफो ऑर्डर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले लाइन में लगा हुआ है उसी को सर्विस मिलेगा, जो बैच पहले पहुंचेगा मेन मेमोरी में वही एग्जीक्यूट करेगा ना। कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी से पहले मेन मेमोरी में जाता है। प्रोसेस मैनेजमेंट जब पढ़ाएंगे तो वहां पर याद करो, सर आपको मेरे एब्सेंट में सर जो क्लास लिए थे, ठीक है, आपको बता रहे थे न्यू चैप्टर प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो बताए होंगे प्रोसेस का स्टेट, प्रोसेस कैसे वर्क करता है, प्रोसेस का कितना फेज होता है, कितना स्टेट होता है, कोई भी प्रोसेस कैसे किस स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करता है। तो वही चीज यहां पर भी है, राइट। और एक एक करके क्यू हमारा, एक एक करके क्यू से बैच क्या होगा, सीपीयू के पास जाएगा और एग्जीक्यूट करेगा। तो यही था हमारा टाइप्स ऑफ ओएस। अब जहां तक मैंने आपको डिसाइड पढ़ाया है, ठीक है, वहां तक आप कंप्लीट कर लेंगे। यानी कहने का मतलब फर्स्ट यूनिट हमारा समाप्त हुआ। ध्यान से सुनो, फर्स्ट यूनिट में मैंने डिस्कस कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन था, सर्विसेज था, और थर्ड में मैंने डिस्कस कर दिया टाइप्स ऑफ ओएस। यहां तक सभी स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए। यहां तक आप नोट्स आज कल तक आप क्लियर कर लीजिए, और जो भी कंफ्यूजन हो, जिस स्टूडेंट को
सबसे पहले FAQ होगा, नेक्स्ट क्लास क्या होगा, FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जैसे ही फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगा उसका FAQ होगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, आप लोग को आंसर बताना होगा, और जिसको जो भी डाउट्स होगा वो डाउट्स को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। तभी मैं नेक्स्ट चैप्टर में आऊंगा, यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये चीज जो देख रहे हैं आप, प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये नेक्स्ट यूनिट है आपका, ठीक है। तो आप यहां तक पूरी तरह से रिवीजन कर लोगे, ठीक है। और वीडियो मैं शेयर कर देता हूं, तुमको मालूम है हर बार तो अब ग्रुप पे वीडियो शेयर करने का जरूरत नहीं है, सभी स्टूडेंट को मिल जाता होगा ऑनलाइन क्लास में, सीमेज ऑनलाइन क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। बोलो प्रकाश। सर हेलो, पहले टाइप्स ऑफ ओएस नोट्स में इंक्लूड करना या फंक्शन ऑफ ओएस? आप पहले फंक्शन ऑफ ओएस मैंने बताया है, तो फंक्शन ऑफ ओएस लिख लीजिएगा, उसके बाद टाइप्स ऑफ ओएस लिख लीजिएगा, राइट। ओके सर। और ओएस के मतलब इंट्रोडक्शन के बाद आर्किटेक्चरल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम बनाना है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफिनीशन लिखने के बाद उसका आर्किटेक्चर बना दीजिएगा। ओके सर, थैंक्स। बोलिए सिकंदर। Yes, sir. Sir, you explained very well, but I could not able to understand what is the difference between multitask and multi-process. अब इसको आपको नेक्स्ट क्लास में, ऑफलाइन होगा ना नेक्स्ट क्लास में, आज तो ऑनलाइन था, नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। डाउट्स क्लियरेंस उस दिन वही क्लास ही रहेगा ना, जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा मैं क्लियर कर दूंगा, राइट। Okay, sir.